Hello friends, I am Harsh and today I discuss on acid bases and salts. हम लोग एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस आर को पढ़ेंगे। एसिड्स और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये हम लोग को जानना है। इंडिकेटर्स की मदद से तो हम लोग ये पहचान चुके हैं कि कौन एसिड है कौन बेसिस है, लेकिन कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन कितना वीक एसिड है ये हम लोग को एक स्केल बताएगा जिसका नाम है पीएच स्केल। और पीएच स्केल का पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस स्केल में 14 ब्लॉक होते हैं और मतलब फर्स्ट 0 होता है, सेकंड 1 2 ऐसे करके 14 तक होते हैं। 7th पे आने पे मतलब 7th नंबर पे न्यूट्रल हो जाता है कोई भी कंपाउंड, और 7 से कम रहने पे एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा रहने पे बेसिक होता है। अब जैसे हम लोग अगर बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू होता है 0 से 0 to 3.5 पीएच। अगर हमारे पीएच स्केल में हम लोग को एसिड को पीएच स्केल के ले गए और हमारा वैल्यू आया 0 से लेकर 3.5 के बीच, यानी 1.2 कुछ भी आया तो हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे अगर 3.5 से कम आया तो। और इसके एग्जांपल में HCl है जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में HCl है जिसका पीएच वैल्यू है 1.2 पीएच। और स्ट्रॉन्ग के बाद वीक एसिड 3.5 तक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो वीक एसिड होते हैं 3.6 to 6.9 तक। तो मतलब 3.6 से 6.9 पीएच तक अगर हमारा वैल्यू आता है तो हम लोग उसे वीक एसिड कहेंगे। जब पीएच वैल्यू 7 होता है तो हमारा कंपाउंड न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का एग्जांपल है हमारा H2O जो मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का पीएच वैल्यू 7.0 होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में गए तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच वैल्यू होता है 10.0 to 14.0, सॉरी 10.1 to 14.0। और वीक बेस का एग्जांपल ये पीएच वैल्यू होता है 7.1 to 10.0, ये 10.1। स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारा एग्जांपल आएगा NaOH का जिसका पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 14.0 होता है। और वीक बेसिस में हमारा एग्जांपल आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 10.0 होता है, पीएच वैल्यू 10.0 होता है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे हमारे डेली लाइफ में पीएच स्केल का यूज। पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। हमारा ब्लड बेसिक होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 और इसलिए उसे मतलब बेसिक कहा जाता है, लेकिन वो बहुत ही वीक बेस होता है इसलिए हमें उतना कुछ पता नहीं चलता। और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में हम लोग पढ़ेंगे पहले। अब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पता करेंगे कि पीएच वैल्यू हम लोग को कैसे मिलता है। तो इस चीज पीएच वैल्यू को जानने के लिए हम लोग पीएच पेपर को भी उपयोग करते हैं। पीएच स्केल में 14 ब्लॉक होते हैं और वो
इसमें 14 ब्लॉक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो फर्स्ट नंबर वाला ब्लॉक होता है तो फर्स्ट नंबर वाला ब्लॉक होता है उसका कलर रेड होता है पीएच स्केल में, और जो 7th नंबर पे होता है उसका रंग मतलब वो ग्रीन कलर का रहता है, और जो 14th नंबर पे होता है वायलेट। और ये सब का भी कुछ कुछ रंग होता है, मतलब लाइट रेड, लाइट ग्रीन, ऐसे ऐसे मतलब वो सब भी रहता है। पूरे पीएच स्केल को मतलब अलग अलग रंग से बना हुआ रहता है सब बॉक्स। और हम लोग को पता करने के लिए पीएच वैल्यू को हम लोग पीएच पेपर का उपयोग करते हैं। पीएच पेपर को हम लोग मतलब जब डिप करते हैं सॉल्यूशन में तो हम लोग उसका रंग चेंज हो जाता है पीएच पेपर का। और पीएच पेपर का जो रंग आता है अगर वो रेड आया तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर ग्रीन आया तो न्यूट्रल हो गया, अगर वायलेट आया तो वो बेसिक हो जाएगा। हम लोग पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम पीएच पेपर को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो पीएच का हम लोग के डेली लाइफ में क्या उपयोग है। हमारे पेट में HCl मौजूद होता है, और वो जब जैसे पीएच का डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उपयोग होता है। जैसे हम लोग के पेट में HCl एसिड रहता है और वो सिक्रीट होता है। मान के चलिए हम लोग रोज खाते हैं 2 बजे और किसी दिन 4 बजे खाएंगे, तो जो 2 बजे हमारे पेट में रोज HCl एसिड सिक्रीट होता है तो वो उस दिन भी 2 बजे करेगा, और जिसके कारण अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और हम लोग को एसिडिटी हो जाएगी। और उससे हम लोग मतलब एसिड की मात्रा बढ़ने के बाद हम लोग जब हम लोग को एसिडिटी होती है तो हम लोग उपयोग करते हैं बेसिस का, और बेसिस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब एसिडिटी में उपयोग किया जाता है। और एसिडिटी में ली जाने वाली दवाइयों को हम लोग एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। एंटासिड मतलब होता है एंटी एसिड, जो एसिड को काट सके, और एसिड को काटने वाला सिर्फ बेस है, इसलिए हम लोग बेसिस का उपयोग करते हैं जब हम लोग एसिडिटी होती है तब। अब पीएच का हम लोग उपयोग करते हैं मतलब टूथ डिके, जब हम लोग का दांत सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो हम लोग मतलब उसमें भी पीएच का उपयोग होता है। पीएच वैल्यू चेंज होने के कारण हम लोग के दांतों में हम लोग का दांत सड़ जाता है। जैसे पीएच वैल्यू हम लोग का बिलो 5.5 रहता है। हमारे दांतों मतलब पीएच वैल्यू जो रहता है वो 5.5 से ज्यादा रहता है दांतों का, लेकिन जब वो 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे दांत सड़ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग के दांत है और दांत के ऊपर एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस का एक परत चढ़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, और उसी से हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट से हम लोग की हड्डियां भी बनती है। और जो दांत के ऊपर इनेमल जो परत होता है हम लोग उसे टूथ इनेमल के नाम से जानते हैं, और वो इनेमल हम लोग के दांतों को सड़ने नहीं देती है। लेकिन जब पीएच वैल्यू हमारे दांतों का 5.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक होने लगता है हमारा मुंह, तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। जैसे एसिड हमारे अगर हम लोग का दांत खराब होने का 2 कारण होते हैं। एक तो अच्छा से ब्रश नहीं करना, और एक रात को कुछ खा लिए उसके बाद फिर माउथ रिंस नहीं करना। तो जैसे अगर हम लोग कुछ खा लिए तो रात को माउथ को रिंस नहीं किए तो बैक्टीरिया हमारे दांतों में आ जाते हैं और वो उस खाना को खाने लगते हैं, और उसी के साथ वो धीरे धीरे हमारे टूथ एनामल को डैमेज करने लगते हैं। और इसलिए हम लोग को कभी कभी मुंह खट्टा खट्टा भी लगने लगता है, क्योंकि हमारे दांतों में बैक्टीरिया आ जाते हैं।
जब दांतों मतलब उस चीज को मतलब हम लोग का दांत खराब नहीं हो, बैक्टीरिया से हम लोग को बचना है, तो हम लोग दांतों को बचाने के लिए या तो हम लोग रात को माउथ रिंस करके सोए, या फिर सुबह उठने के बाद जो हम लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश में हम लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। और हम लोग पहले ही जान चुके कि टूथपेस्ट एक माइल्ड बेस है, तो हम लोग जब टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं तो टूथपेस्ट मुंह में प्रेजेंट एसिड को खत्म कर देता है और हमारा मुंह वापस से न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांत बच जाते हैं। यही था पीएच का उपयोग हमारी जिंदगी में। अब हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान और आज मैं हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें हम लोगों ने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ चुका है। अब हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सॉल्ट का डेफिनेशन, सॉल्ट कहते किसे है? तो सॉल्ट हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिला है। तो सॉल्ट का डेफिनेशन हो सकता है salt is produced by the neutralization of acid and base। अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस और हमें प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सॉल्ट और वाटर। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमें इससे दो एसिड ले लेते हैं HCl और बेस ले लेंगे NaOH। तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा NaCl प्लस H2O। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हमारे मन में आ सकता है कि ये जो सॉल्ट होता है वो हमेशा न्यूट्रल ही होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल इसलिए कहा भी जा सकता है क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। अब वो कैसे, वो जान लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें प्रोडक्ट में न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर हम इसे मैथमेटिकली भी लेंगे तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, दोनों इक्वल ले लिए, तो और कट कर हमें न्यूट्रल सॉल्ट मतलब जीरो हो जाएगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा HCl प्लस NaOH। तो NaCl प्लस वाटर। अब अगर स्ट्रॉन्ग
एसिड लेंगे और उसमें वीक बेस को ऐड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में एसिड सॉल्ट मिलेगा और वाटर। अब वो कैसे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे -5 ले लेते हैं और इधर वीक बेस में +3, तो हमें मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। तो इधर माइनस है इसका, तो हमें प्रोडक्ट में मिल गया -3। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2SO4 प्लस MgOH2, तो हो जाएगा MgSO4 प्लस वाटर। नेक्स्ट है वीक एसिड अगर हम लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें प्रोडक्ट में बेसिक सॉल्ट मिलेगा और वाटर, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2CO3 प्लस KOH प्लस K2CO3 प्लस वाटर। तो इससे से हमें पता चला कि जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। अब ये जो चैप्टर है उसमें हमें 5 तरह के सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। उसमें से पहला है कॉमन सॉल्ट, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा बेकिंग वॉशिंग सोडा और लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो बुक में एक क्लोर एल्कली प्रोसेस दिया हुआ है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वो उसमें है क्या। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें मतलब सोडियम क्लोराइड, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कॉमन सॉल्ट, हाँ, इस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बीकर ले लेंगे, एक बीकर ले लेंगे और उसमें हम एक बेराइन सॉल्यूशन लेंगे NaCl और H2O, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसमें जो निगेटिव है इसमें जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो उसको कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहते हैं। तो अगर हम इसमें एक बेराइन सॉल्यूशन लेंगे NaCl प्लस और H2O लेंगे तो हमें आयन मिल जाएगा Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयन है और कुछ निगेटिव आयन है, और अगर हम ये जो पहले जो पॉजिटिव आयन है उसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट करवाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो Na है, सोडियम है, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम H प्लस को हम निगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट करेंगे। तो और इसमें Cl माइनस और OH माइनस है, तो ये माइनस को प्लस से अट्रैक्ट करेंगे, तो Cl माइनस को इससे कर
तो यहाँ पर बच जाएगा NaOH। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एट कैथोड अब यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो उसमें बहुत सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो H+ आयन है वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर हम किसी चीज को गेन करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2H+, वो एक्टिव सॉल्यूशन है, प्लस हम इलेक्ट्रॉन को गेन किए तो हो गया H2, और यहाँ पे H2 है गैस। और एनोड में यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहिए। तो वो Cl- वो क्या किया, वो कुछ इलेक्ट्रॉन को लिया तो हो गया C2Cl-, और वो इलेक्ट्रॉन को लिया तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और Cl। तो फिर ओवरऑल हमें रिएक्शन मिल गया 2NaCl और प्लस 2H2O, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब ये जो NaCl है वो बहुत सारे केमिकल के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। यहाँ पर सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH, Cl और H2, और यही था क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये जो H2Cl2 और NaOH है उसका यूज बहुत सारे जगहों में किया जाता है। अब जो H2 है उसका यूज फ्यूल्स में किया जाता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, Cl2 का भी यूज वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC और पेस्टिसाइड्स में। अब ये जो H2 और Cl2 है इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका यूज स्टील को साफ करने में, अमोनियम क्लोराइड में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। NaOH का यूज डिग्रीसिंग मेटल्स में, सोप में, डिटर्जेंट में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में NaOH का यूज किया जाता है। और Cl2 और NaOH को अगर मिलाएंगे तो वो ब्लीच, और ब्लीच का यूज होता है हाउस होल्ड ब्लीचिंग फाइबर में यूज किया जाता है। इन सारे चीज का मतलब डेली यूज में भी काम किया जाता है। और यहीं पर मेरा ये जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आज एसिड बेसिस सॉल्ट्स के टॉपिक सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने अभी तक NaCl के बारे में जान चुका है कि हम लोग जो रोज कंज्यूम करते हैं जो सॉल्ट, उसको उसी को हम लोग केमिकली उसको हम लोग NaCl करते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड। मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और बेकिंग सोडा के बारे में। सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अलावा ब्लीचिंग पाउडर को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग और भी दूसरे नाम से जानते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम मतलब सी, और इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोराइड ऑफ लाइम से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये CaO को हम लोग जानते हैं लाइम है, और इसका क्लोराइड मतलब CaO का क्लोराइड, इसीलिए हम लोग उसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। अब हम लोग जाने ये किस तरह इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्लेक्ड लाइम, मतलब CaOH2। स्लेक्ड लाइम इसी को बोला जाता है CaOH2 को। और दूसरा चीज चाहिए क्लोरीन। तो जब स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है CaOCl2 प्लस H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2 और दूसरा क्लोरीन। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और उसके साथ फॉर्म होता है वाटर H2O। तो अब हम लोग इसके यूज को जानेंगे कि क्या ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अब हम लोग इसके यूज को जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जब इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है तो ये तो किसी ना किसी चीज को ब्लीच करने में यूज होता ही होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या को ब्लीच करने में यूज होता है हम लोग देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज इन ब्लीचिंग ऑफ तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन को ब्लीच करने में यूज किया जाता है। तो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, और लॉन्ड्री में क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ germs from water। तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर को मतलब जर्म फ्री करने में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है। इसका फॉर्मूला है Ca। अब ब्लीचिंग पाउडर को मतलब ये वाटर को जर्म फ्री करने में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम है, और कैल्शियम लोग जानते हैं कि एक इन्फेक्टेंट एलिमेंट है। मतलब एक
बहुत सारे चीज को डिसइंफेक्ट कर देता है। तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने में ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी इसमें कैल्शियम भी है। और इसका यूज लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं लेबोरेटरी में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड कर दे या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, वैसे कंपाउंड या एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसके नाम से इसका फॉर्मूला पता चल रहा है, सोडियम Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट CO3। तो इसके नाम से ही हम लोगों को इसका फॉर्मूला पता चल रहा है, जो कि है NaSCO3। और उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। हम लोग जानेंगे कि अभी किस तरह प्रिपेयर होता है, मतलब किस तरह इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अब हम लोग जानने वाले प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। when brine solution is reacted with carbon dioxide and ammonia, it gives sodium bicarbonate and ammonium chloride as product। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो जब हम NaCl को पानी में मिक्स करते हैं तो उसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं NaCl प्लस H2O। और क्या क्या बोल रहे हैं, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग यहाँ कार्बन को और रिएक्ट करवाते हैं और अमोनिया को, अमोनिया NH3। तो जब ब्राइन सॉल्यूशन और मतलब NaCl प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaSCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ, ये थोड़ा पानी में मतलब सॉल्युबल रहता है, मतलब पानी में मिक्स हो सकता है हल्का सा। तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन के मेथड से फिल्टर कर सकते हैं और इसको अलग से निकाल सकते हैं। और जब ये NaCO3 को हीट किया जाता है तो ये जब ये NaCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब उसमें उसको हीट दिया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है Na2CO3 प्लस CO2 में, मतलब वो फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट और प्लस CO2
में डिकम्पोज हो जाता है। अब हम लोग इसे यूज को जानेंगे कि सोडियम बेकिंग सोडा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले बेकिंग सोडा को हम लोग बेकिंग पाउडर में यूज करते हैं। अब नाम से पता चल रहा है बेकिंग सोडा, तो इससे फॉर्म होता है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है? जब हम लोग बेकिंग सोडा में कोई भी एडिबल एसिड जैसे टार्टेरिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि टार्टेरिक एसिड जब बेकिंग सोडा में ऐड किया जाता है तो ये फॉर्म हो जाता है बेकिंग पाउडर, मतलब ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब ये बेकिंग पाउडर कहाँ का यूज होता है? तो बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जब केक खाते हैं वो फ्लफी होता है, तो फ्लफी कैसे होता है तो ये जानेंगे। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो केक में, ब्रेड में, डोसा का बैटर बनाने में, ये सब में यूज किया जाता है। तो हम लोग जाने हैं कि केक जो होता है वो फ्लफी क्यों होता है, बेकिंग पाउडर के मिलाने पे वो फ्लफी क्यों होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक रिएक्शन देखे थे कि जब NaSCO3 को हीट किया जाता है तो फॉर्म होता है Na2CO3 + CO2। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये हम लोग का तवा है और इस पे केक रखा हुआ है। अब जब इसको हीट किया जाएगा तो ये इसमें बेकिंग पाउडर मिला हुआ है, तो बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाएगा तो ये Na2 मतलब Na2 और CO3 CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब जैसे ब्रेड केक को हीट किया गया तो ये जो CO2 होगा वो यहाँ से निकल जाएगा इसमें होल बनाते हुए, तो ये जो पोर्शन होगा उसमें होल हो जाएगा और वो फ्लफी बन जाएगा। अब Na2CO3 जो है उसको ये इसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है, तो इसको हम लोग खाएंगे तो बीटर टेस्ट होगा। इसीलिए जो टार्टेरिक एसिड है ये एक बेस है, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके टेस्ट को नॉर्मल कर देता है। और ये जो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो इसीलिए हम लोग उसमें एडिबल एसिड मिलाते हैं ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और हमारे हेल्थ के लिए भी वो अच्छा हो। दूसरा यूज है बेकिंग सोडा एज एंटासिड। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में जब एसिडिटी होता है तो वो क्यों होता है? तो जब भी हमारे पेट में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जब HCl ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों को एसिडिटी हो जाता है, तो इसी को हम लोग एंटासिड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अपनी एसिडिटी को सही करने में बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि जब पेट में जब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और अगर हम लोग बेकिंग सोडा को खा लिए, उसको कंज्यूम किए, तो ये वो जाके HCl से रिएक्ट करेगा। तो जब हमारे पेट में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ तो हम लोग को एसिडिटी हुआ, तो हम लोग फिर बेकिंग सोडा कंज्यूम किए, तो बेकिंग सोडा पेट में गया और HCl के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्म हुआ है NaCl + H2O + CO2। ये एक मेटल का कंपाउंड है, ये बेसिक होगा और ये एसिड है, तो एसिड प्लस बेस होगा, सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बोनेट है, इसीलिए CO2। तो ये फिर हम लोग का जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम लोग का एसिडिटी सही हो जाता है। तो ये हम बेकिंग सोडा की तीसरी यूज को जानते हैं। तो बेकिंग सोडा हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह यूज होता है हम जानेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, तो ये
कॉनिकल शेप का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रहा, और इसमें कॉनिकल मतलब ग्लास होता है जिसमें नॉब लगा होता है, और इसमें नॉब लगा होता है, और ये जो एरिया होता है वो H2SO4 से भरा होता है, और ये जो ओपन होता है वो जाके इसके ये पूरा इसमें तो ये हम लोग करा फायर एक्सटिंग्विशर। और जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो कॉनिकल शेप का होता है, और उसमें एक ग्लास टाइप का मतलब स्ट्रक्चर मतलब ग्लास ही रहता है, और उसमें एक नॉब रहता है जो यहाँ पर जिसमें NaSCO3 रहता है मतलब बेकिंग सोडा रहता है, और ये पूरा ग्लास कोई एसिड से भरा होता है या फिर H2SO4 या फिर HCl से भी हो सकता है। और जब हम लोगों को आग को बुझाने का जरूरत होता है तो इस नॉब को हम लोग रिमूव करते हैं। जब ये नॉब रिमूव होता है तो इससे जो NaCO3 होता है वो बाहर निकलता है और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। जब अंदर में इसका प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ये बाहर निकल जाता है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है, तो ये जाके फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, मतलब फायर को बुझा देता है। थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ श्रेया और आज मैं आपको बताऊंगी वॉशिंग सोडा से रिलेटेड कुछ बातें। तो अभी तक हम जान चुके हैं सॉल्ट्स के बारे में और कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो अब हम जानेंगे आगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी एक सॉल्ट ही है, ये भी एक सॉल्ट है। इसका केमिकल नाम इसका केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2O। Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3, यहाँ पे डेका है, डेका यानी कि 10, और हाइड्रेट यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे एडिशन ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह केमिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, वॉशिंग सोडा का। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसका मैन्युफैक्चर होता कैसे है, कैसे इंडस्ट्रीज में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चर में बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें से जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। तो अगर हमें वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले हमें किस चीज की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन। तो अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम पहले जानेंगे। तो हम पहले जान चुके हैं कि मतलब जो ब्राइन सॉल्यूशन था, NaCl का सॉल्यूशन जो था वो कई सारे केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में, कई सारे केमिकल प्रोडक्शन में बहुत ही यूजफुल साबित होता है। तो यहाँ पे भी NaCl का जो सॉल्यूशन है यानी कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ब्राइन सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो पहला मेन चीज जो हमें चाहिए वो क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? इसके साथ साथ हमें चाहिए अमोनिया। अमोनिया में चाहिए NH3। और एक चीज और चाहिए वो क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन के लिए हम कौन कौन से रिएक्टेंट्स चाहिए? हमें चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl प्लस H2O और साथ साथ क्या चाहिए? अमोनिया यानी कि NH3 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये चारों रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो जब ये चारों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? NaHCO3 साथ में NH4Cl। तो ये हम देख सकते हैं NaHCO3 हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या आ चुका है? सोडियम हाइड्रोजन CO3 यानी कि कार्बोनेट। तो जो चीज हमें चाहिए था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो यहाँ पे अब फॉर्म हो चुका है। साथ साथ में क्या फॉर्म हुआ है? साथ में फॉर्म हुआ है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो फॉर्म हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें फॉर्मेशन किसकी करनी है? हमें फॉर्मेशन वॉशिंग सोडा की करनी है। और वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है? Na2CO3 10H2O। लेकिन अभी तक तो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हुई नहीं है और हमने NaHCO3 की फॉर्मेशन कर ली। तो अब हम इसकी फॉर्मेशन करके क्या करेंगे? अब इसकी फॉर्मेशन मतलब क्योंकि वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन के लिए इसकी फॉर्मेशन जरूरी है। अब इसकी फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे? तो आगे का प्रोसेस होगा, फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया है। और टोटल स्टेप कितने बताए थे मैंने? इस मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3 10H2O के लिए 3 स्टेप्स मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक स्टेप तो पूरा हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब जो दूसरा स्टेप हमारा है वो क्या होगा? वो होगा इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ब्रेक डाउन। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे हम करेंगे क्या? यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। हमने पहले चैप्टर में जाना था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगल प्रोडक्ट क्या है? यानी कि हमारे यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट है NaHCO3। अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है।
तो इसलिए हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये NaHCO3 ब्रेक डाउन हो जाएगा और कौन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिंगल रिएक्टेंट टूट कर अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हुए। पहला क्या है, Na2CO3। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देख सकते हैं कि हमें वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए जो मतलब चीजें चाहिए तो हमने किया, और कहाँ तक ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, सोडियम कार्बोनेट तक पूरा हो चुका है। यहाँ तक हमारा सोडियम कार्बोनेट आ चुका है। लेकिन हमें साथ साथ क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे डेकाहाइड्रेट भी चाहिए, यानी कि ये अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी भी एक स्टेप बाकी है। अब हम अपने तीसरे स्टेप पे चलते हैं ताकि हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पूरा कर सके, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही आया है। अब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तो तीसरे स्टेप हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है उसके साथ एडिशन ऑफ वाटर। जब हम सोडियम कार्बोनेट में वाटर का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Na2CO3 into 10H2O। जब हम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Na2CO3 into 10H2O, यानी कि यहाँ पे होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2CO3 into 10H2O, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और हमारा फाइनली वॉशिंग सोडा फॉर्म हो चुका है। हमने पीछे देखा था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Na2CO3 into 10H2O। और आखिरकार हमारे ये वॉशिंग सोडा फॉर्म हो चुका है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो तीनों प्रोसेस थी वो मैंने बता दी है। अभी तक हमने वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चर के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो कहाँ यूज होते हैं, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर एंड ऑल्सो केमिकल्स लाइक कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। तो वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में होते हैं। मतलब ग्लास, सोप, पेपर, इन सब चीजों को बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। साथ साथ कहाँ यूज होता है, कुछ केमिकल्स जैसे कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH और बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। दूसरा यूज कहाँ है, यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ नंबर ऑफ ड्राई सोप्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं वॉशिंग, तो वॉशिंग से हम रिलेट कर सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए। तो और साथ साथ ये कई सारे ड्राई सोप्स के लिए एक रॉ मटेरियल का भी काम करता है। मतलब जितनी चीजें शामिल होती है ड्राई सोप्स के फॉर्मेशन के लिए, उसमें एक चीज वॉशिंग सोडा भी होता है। फिर दूसरा यूज क्या है, यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो मतलब घरेलू कुछ काम में भी कुछ यूज आते हैं, घरेलू चीजों को साफ करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर, कुछ जो हार्ड वाटर होते हैं उनकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, उनकी जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है।
अब हम जानेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट के वन फॉर्मूला यूनिट में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अभी पहले हमने देखा वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हुआ था और उसका जो केमिकल फॉर्मूला था वो क्या था? वो था Na2CO3 10H। तो अभी इसके पहले हमने देखा था वॉशिंग सोडा और उसका फॉर्मूला क्या था? Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे Na2CO3 जो है वो क्या है? एक वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट है, मतलब ये एक सॉल्ट है और ये Na2CO3 एक फॉर्मूला यूनिट है। और उसके साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10H2O है, लेकिन वो किसी प्लस साइन के साथ नहीं है, वो एक डॉटेड साइन के साथ है, यानी कि वो उसके साथ अटैच है। तो हमने वही देखा था कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस Na2CO3 के साथ अटैच है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे कई सारे सॉल्ट्स हैं जिनके साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं और उस वैसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वैसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स: कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के। तो एग्जांपल क्या क्या है? हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? Fe2O4.7H2O और इसे हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वन फॉर्मूला यूनिट है सॉल्ट का और उसके साथ क्या अटैच्ड है? एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है H2O का, तो ये भी एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो जो सॉल्ट होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि एनहाइड्रस सॉल्यूशन में उस सॉल्ट का कलर कुछ और होता है और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें ऐड होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला CuSO4.5H2O और इसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वन फॉर्मूला यूनिट है सॉल्ट का और इसके साथ क्या अटैच्ड है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 5H2O अटैच्ड है और इसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, क्योंकि जब इस सॉल्ट के साथ 5H2O का एडिशन होता है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडिशन होता है, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, चेंज होकर ब्लू हो जाता है। तीसरा एग्जांपल क्या है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ऐसे हम जिप्सम भी बोलते हैं। ये यहाँ पे भी वही हो रहा है, इस वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट के साथ क्या अटैच्ड है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाया जा सकता है कैसे? बाय हीटिंग प्रोसेस। जब हम ये CaSO4.2H2O को गर्म करेंगे तो ये जो 2H2O जो दो मॉलिक्यूल है वाटर के वो हट जाएंगे और फिर ये अलग हो जाएंगे। अब हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली मतलब किसी चीज को फिक्स करने के लिए यूज होता है और वो किससे बनते हैं? वो जिप्सम से बनते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? वो जिप्सम से होता है। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो उससे अलग हो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से अलग नहीं होता, मतलब अलग होता है लेकिन फिर भी आधा मॉलिक्यूल रह ही जाता है और 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। और ये जो CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आता है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिप्सम जो है वो पेरिस में पाया जाता था, और इसलिए उसके बाद जिप्सम से प्लास्टर बनने लगा और इसलिए उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? फॉर मेकिंग टॉयज, पॉटरी एटसेट्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम टॉयज बनाने के लिए भी करते हैं और पॉटरी बनाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर को ऐड कर दे तो जिप्सम के फॉर्म में आ जाएगा, और जिप्सम एक सॉलिड मटेरियल होता है। और फिर उसके बाद और कहाँ का यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? फॉर कवरिंग द वॉल्स एंड रूफ्स। छत बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, अगर हमारे बोन में फ्रैक्चर आ गया है तो डॉक्टर मतलब सर्जरी के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक प्लास्टर लगा देते हैं जिससे हमारा बोन जो है वो सेट हो जाता है। और कहाँ यूज होता है? फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, मतलब फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इस तरह हमारे ये जो चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक